गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाणक्य शिक्षण संस्थान में। तो लेक्चर 1 में हमने आपको श्वसन तंत्र के बारे में बताया था और उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो चलेंगे आज हम श्वसन तंत्र को यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो हमने आपको उस दिन बताया था सबसे पहले श्वसन तंत्र में तो आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। उस दिन जो हमने पढ़े थे अपचयन, उसके बाद ऊष्मा और ऊर्जा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फटाक से आगे चलेंगे। श्वसन अंग, यहाँ तक तो हम पढ़ लिए थे। तो आगे देखेंगे सबसे पहले ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास। इसको हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। हिंदी में थोड़ा सा अगर दिक्कत उक्कत होगा तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लेना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास कहते किसको हैं? सबसे पहले जानेंगे सांस लेने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया, यानी दोनों, सांस लेने और छोड़ने दोनों की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास में बेटा देख लें, सांस लेना उसको हिंदी में बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन। और सांस छोड़ना निःश्वसन। बस थोड़ा यानी बिंदी का फर्क है, आप देख सकते हैं। ये है निःश्वसन और ये है निःश्वसन। इसमें सिर्फ हिंदी में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बाकी इंग्लिश में तो आप समझ ही जाएंगे। इनका मतलब अंदर और एक्स का मतलब बाहर या आउट भी बोलते हैं बाहर को, लेकिन यहाँ पे एक्सहेलेशन ही बोलेंगे। इनहेलेशन यानी निःश्वसन, यानी सांस अंदर लेने को निःश्वसन और सांस छोड़ने को निःश्वसन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे जो गैसों का विनिमय होता है वो गैस यानी नाइट्रोजन N2। ये हमारे एनवायरनमेंट में यानी वातावरण में 78% है। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे ऑक्सीजन 21%। उसके बाद देख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये हमारे इन्वायरमेंट में है, और जो हमारे इन्वायरमेंट में है वही हम लेंगे। यानी हम सांस लेंगे तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब देखो छोड़ते हैं यानी निःश्वसन, यानी सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन जितना रहेगा बेटा उतना छोड़ देंगे, यानी 78%। नाइट्रोजन जितना रहेगा उतना छोड़ देंगे। ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं बेटा वो 17% छोड़ते हैं। कितना छोड़ते हैं? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड 4%। 4%, 4.356 होता है, लेकिन हम जानेंगे 4%। बस यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है, यानी निःश्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो बेटा आप आसानी से बता सकते हैं 4%, क्योंकि जब हम लेते हैं तो 0.03% लेते हैं और छोड़ते हैं तो 4%। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है या एक क्वेश्चन पूछता है कि निःश्वसन के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो बेटा कितना होगा? 4% होगा। याद रखना, ये सवाल में पूछता है।
ये सवाल में पूछता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 17% यानी ऑक्सीजन 21% है, तो 21% में हम लोग लेते छोड़ते कितना है 17%, और 17 में यानी 21 में आप 17 घटा दोगे तो 4% आ गया, 4%, और पहले से 0.03% था, लगभग 4.03 या 4 जो भी हो, आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो समझ में आ गया नहीं? आपको श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग समझ में आ गया। तो देखेंगे अगला देख लेते हैं बेटा कि ब्रीदिंग जो है, श्वासोच्छ्वास या श्वसन हम कहते हैं। श्वसन 2 तरीके से होते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला होता है बाह्य श्वसन, पहला बाह्य श्वसन, दूसरा आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन के बारे में समझेंगे, यानी फेफड़ों के द्वारा जो श्वसन होता है बेटा उसको बाह्य श्वसन कहते हैं। फेफड़ों के द्वारा यानी जो लंग्स के द्वारा जो श्वसन होता है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन। और आंतरिक श्वसन बेटा कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक श्वसन। क्यों? क्योंकि कोशिका हमारे शरीर के अंदर है, और जो अंदर में जो श्वसन होगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? आंतरिक श्वसन। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं श्वसन अंग, ठीक है? इसको हम मिटा देते हैं। अगर आप तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य श्वसन, दूसरा आंतरिक श्वसन। पहला बाह्य श्वसन, दूसरा आंतरिक श्वसन। जो फेफड़ों से श्वसन होता है उसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं, और जो कोशिका के अंदर होता है उसे हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं श्वसन के मार्ग। सबसे पहले समझेंगे श्वसन मार्ग। अमूमन हम पढ़ते हैं मार्ग का मतलब रास्ता, तो ऑब्वियसली रास्ता यानी सांस लेने का जो रास्ता है वो क्या है देखेंगे सबसे पहले। यानी वायु जिस मार्ग को अनुसरण करती है या जिस मार्ग के द्वारा जाती है उसको हम बोलते हैं श्वसन मार्ग, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो भाग लेता है वो लेता है नासा छिद्र। नासा का मतलब नाक, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप ये छिद्र यानी छेद, इससे नासा छिद्र ये श्वसन मार्ग का सबसे पहला रास्ता है। नासा छिद्र, इसमें बाल पाए जाते हैं, मीन्स के रोम पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, धूल मिट्टी जो भी हैं उनको ये रोकते हैं, क्योंकि ये वायु में सारे डस्ट पार्टिकल बहुत कुछ मिले होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वो गंदगी को रोकते हैं, ठीक है। उसके आगे चलेंगे, दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है नासा कपाट। क्या है? नासा कपाट। अब देखो ये नासा छिद्र हुआ, इसके ऊपर ये जो हड्डी दिख रही है आपको ये नासा कपाट है। इसको क्या बोलते हैं? नासा कपाट। ये थोड़ा हड्डी जो है वो वीक होता है, आप हल्के से भी मार दीजिए इस पर तो चोट बहुत तगड़ा लगता है और आँख में से आंसू भी आ जाते हैं। तो ये नासा कपाट है और इसके अंदर पाया जाता है बेटा म्यूकस। म्यूकस चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। आप नाक में उंगली डालिए या फिर करिएगा तो देखिएगा उसमें से गीला गीला पदार्थ निकलता है, तो वो इससे आपको ये नहीं लगेगा कि आपको सर्दी है, लेकिन ये म्यूकस होता है, ठीक है। अब देखो नासा कपाट यानी कुछ ऐसे जो डस्ट पार्टिकल होता है, गंदगी होते हैं, जिसको बाल यानी जो इसके अंदर बाल पाए गए हैं और इसको रोम बोलते हैं, अगर वो नहीं रोक पाता है तो वो नासा कपाट में जाता है और ये म्यूकस क्या करता है, उसको चिपका लेता है अपने साथ, जितनी भी गंदगी चिपका लेता है और एक हफ्ता यानी लगभग एक हफ्ता तक आप समझो ना उसको बना के रखता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं आसानी से, है ना, उसको नकटी बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। नासा कपाट हो गया। तीसरा चलेंगे ग्रसनी।
अमूमन हम अपनी भाषा यानी सबसे आसान लैंग्वेज अगर मानेंगे तो वो तो इंग्लिश है, लेकिन हिंदी हम लोग भारतीय हैं, तो हम लोग का प्रमुख भाषा भारतीय है, तो इसलिए हम अपनी भाषा में बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ग्रसनी को हम अपने भाषा में शुद्ध भाषा, या आप हम कह सकते हैं जो एरिया होता है उस एरिया के हिसाब से भाषाएँ होती हैं, तो उसमें हम बोलते हैं हल्लक, ठीक है। ग्रसनी को हम क्या बोलते हैं? हल्लक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैरिंग्स, फेरिंग्स, सॉरी। अब देखो, सबसे पहले जो वायु आता है नासा छिद्र में, उसके बाद नासा कपाट में, उसके बाद जाता है ग्रसनी में। अब ग्रसनी के बाद जो जाता है वो जाता है स्वर तंत्र में। स्वर तंत्र यानी इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। इसका एक और नाम है लैरिंग्स। देखिए ये यहाँ होता है, अब इसको दबा दीजिए तो इसमें से आवाज़ नहीं निकलेगा, है ना। तो वायु सबसे पहले गया नासा छिद्र में, उसके बाद गया नासा कपाट में, उसके बाद ग्रसनी में, उसके बाद स्वर तंत्र में। अब इसके बाद देखेंगे स्वर तंत्र के बाद जाता है श्वास नली में। कहाँ जाता है? श्वास नली में। श्वास नली को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया। अब यहाँ से आगे जो समझेंगे वो फिगर में समझेंगे, तो फिगर हम बना लेते हैं पहले, उसके बाद तो ये देखिए हमने बना लिया। ये पिक्चर है यानी ये तस्वीर है लंग्स का, फेफड़े का, ठीक है। मतलब उतना अच्छे से तो बनाने आता नहीं है। हाँ, एक बात ये है कि ड्राइंग में जो है ना, लड़कियाँ बहुत अच्छे से बनाती हैं, पता नहीं कैसे कैसे बनाती है, हम लोग से तो बनता ही नहीं है, लेकिन कोशिश किया हूँ बनाने की। तो देख लो, सबसे पहले ये हमारा जो है, ये हमारा श्वास नली ग्रसनी हो गया, ठीक है। वहाँ से हम आते हैं, ये जो आप सी टाइप का ये होता है, एक हड्डी है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज मतलब समझो एक नरम हड्डी, यानी आप उसे बोल सकते हैं मुलायम हड्डी। और ये इसलिए इस नली पे लगा होता है क्योंकि ये नली चिपके नहीं। यानी चिपकने का मतलब क्या होगा? जब चिपक ही जाएगा तो सांस अंदर नहीं जाएगा, और जब सांस अंदर नहीं जाएगा तो समझ जाओ इंसान की मौत हो सकती है। इसलिए ये हड्डी ना हेल्प करता है, यानी मदद करता है, और ये लगा रहेगा तो ये जो श्वास नली है वो बना रहेगा, यानी खुला नहीं रहेगा। चलिए उसके आगे आते हैं। श्वास नली हो गया। अब इसके आगे श्वास नली जब दो भागों में बट जाता है, जब दो भागों में बट जाता है, उसको बोलते हैं, एक मिनट, ब्रोंकियाई। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियाई। ये आप देख रहे हैं, इस वाले नली को देख रहे हैं, इस वाले नली को, इसको ब्रोंकियाई कहेंगे। समझ गए? अब देखो ये ब्रोंकियाई क्या करता है? ये ब्रोंकियाई जब कई भागों में डिवाइड हो जाता है, तब उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। अब इन ब्रोंक्यूल से अटैच होता है एलोवेली। कौन अटैच होता है? एलोवेली। ये आप जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये होता है एलोवेली। ये क्या होता है? एलोवेली। इसको क्या बोलते हैं? एलोवेली। अब एलोवेली से जो ऑक्सीजन यानी जो वायु होता है वो जाता है एलोवेली में। जैसे आता है, अब क्या होता है? ब्लड आता है, यानी कि ब्लड मतलब रक्त। वो एलोवेली के पास आता है और ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाकर पूरे शरीर में, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त परिसंचरण होता है, तो ये क्या करता है? जब वायु आता है एलोवेली में तो ब्लड तुरंत फटाफट आ जाता है। किसके पास? एलोवेली के पास। और जैसे आता है कहता है भैया आ गया तुम, चलो आ जाओ फटाफट। इसके पास आता है एलोवेली के पास, और क्या ले लेता है? ऑक्सीजन। कौन ले लेता है? ब्लड। हमेशा ध्यान रखना,
ब्लड आया और एलोवेली के पास ऑक्सीजन को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, और पूरे शरीर, क्योंकि हमारा बॉडी है और पूरे बॉडी में हमने आपको बताया कि ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन ब्लड के साथ रहता है, तो पूरे शरीर में ये क्या हो जाता है, फैल जाता है या रक्त परिसंचरण हो जाता है। लास्ट है ब्लड लेके कहाँ चला जाएगा, सेल यानी कोशिका में। और मैंने आपको पहले बताया था जो श्वसन होता है वो दो तरीके से होता है, पहला बाह्य श्वसन, दूसरा आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन हमने आपको बता दिया था, लंग्स में जो श्वसन होगा वो बाह्य श्वसन, और आंतरिक श्वसन यानी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर भी एक श्वसन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक श्वसन। अब देखो सेल के अंदर एक साइकिल चलता है यानी एक चक्र चलता है, उस चक्र को बोलते हैं क्रैब चक्र। क्या बोलते हैं, क्रैब चक्र, क्रैब साइकिल बोलते हैं। ये कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। ये प्रोसेस कहाँ होता है, सेल के अंदर। और ये जो प्रोसेस होता है यानी ये चक्र जब चलता है तब क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जब क्रैब साइकिल यानी क्रैब चक्र चलता है, तो उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और अब देखो एक बात ध्यान देना, ये फिगर आप लोग ज़रूर से ही, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है सचित्र वर्ण करने का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र का 5 मार्क्स या 5 नंबर में पूछता है, तो आप लोग ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये। अगर आप ये बनाना नहीं सीखोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो आपके लिए अच्छा होगा कि वीडियो को इसको स्किप नहीं करें और पूरा देखें, ठीक है, और ध्यान से देखें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सबसे पहले जब सांस हम लेते हैं तो हमने बता दिया, पहले नासा छिद्र, उसके बाद आते हैं नासा कपाट, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद स्वर तंत्र, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद ब्रोंकियाई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एलोवेली, उसके बाद ब्लड, उसके बाद सेल्स। ये पूरा मार्ग है जो श्वसन हमारे पूरे शरीर यानी कि लंग्स में होते हुए पूरे शरीर तक जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसको अगर बना ली हो तो इसको मिटा देते हैं। चलिए तो उसमें देखते हैं। सबसे पहले ना हमें हिचकी क्यों आती है, खाना खाते वक्त हमको हिचकी आ जाती है। तो देखिए क्यों, कैसे आती है और क्यों आती है हिचकी, देखिएगा। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, आगे दिक्कत हो सकता है। तो ये हमारा ग्रसनी है जिसको हम हल्लक बोलते हैं, ठीक है। ग्रसनी में एक चौकीदार पाया जाता है, यानी आप चौकीदार बोले हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं। इसका नाम होता है एपिग्लोटिस। क्या होता है, एपिग्लोटिस। अब देखो इसका काम क्या होता है बेटा, ये जो रोड पे या सड़क पर जो चौकीदार होते हैं वो गाड़ी इधर से आ रही होती है तो इनको रोकते हैं कि भाई आप पास हो जाओ, ठीक है, और इधर वाले आते हैं तो इनको पास करवाते हैं, यानी किसी एक को रोके वो पास करवाते हैं। तो सेम ये एपिग्लोटिस यानी चौराहे का चौकीदार का काम करता है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, अब देखो सबसे पहले यानी अगर हम खाना खाते हैं या हवा या सांस कुछ भी लेते हैं ना, तो वो सबसे पहले ग्रसनी में आता है, और ग्रसनी के बाद ना वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। यानी हवा लेने वाला, मान लो हम एयर ले रहे हैं तो वो जो एयर आएगा ग्रसनी में वो एपिग्लोटिस, मान लीजिए अगर हम एयर ले रहे हैं तो एपिग्लोटिस समझ जाएगा कि कौन आ रहा है, एयर आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो फूड वाले पाइप को बंद कर देगा, यानी कि इसको इस तरीके से बंद कर देगा। ये फूड पाइप हो गया हमारा। और जैसे ही खाना आएगा यानी भोजन आएगा तो वो क्या करेगा, एयर वाले पाइप को क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हिचकी कैसे आता है देखेंगे। अब क्या होता है कि हम लोग सभी जानते हैं कि पूरे बॉडी का जो कंट्रोल करता है वो होता है ब्रेन, दिमाग। अब क्या होता है ना, हिचकी क्यों आता है, जब हम किसी की याद में रहते हैं,
ठीक है, तो हमें हिचकी आ जाता है और हम क्या कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, लग रहा है हमें कोई याद कर रहा है। नहीं, गलत है। आप किसी को याद कर रहे हैं, आपको कोई याद नहीं करता है, आप किसी को याद कर रहे हैं। वो देखिए कैसे याद करते हैं, क्योंकि जब ब्रेन बिजी रहेगा तो उसको ये नहीं, एपिग्लोटिस को ये नहीं समझ में आता है कि दाल आ रहा है कि चावल आ रहा है या फिर हवा आ रहा है। ठीक है, अब उस टाइम ये कंफ्यूज रहता है, यानी एपिग्लोटिस जो है वो कंफ्यूज रहता है। ठीक है, और वो बार बार ना माइंड को मैसेज करता है, अरे भैया बताइए क्या है, ये क्या भेज रहा है, तुम दाल भेज रहा है कि चावल भेज रहा है कि हवा भेज रहा है। अब ब्रेन तो किसी की याद में परेशान है, तो उसको मैसेज पहुंच नहीं पाता है, तो कहता ले ससुरा। वो भी क्या करता है, यानी अगर मान लो दाल आ रहा है तो वो क्या करता है, वो फूडे पाइप को बंद कर देता है। और जब फूड पाइप को बंद कर दिया तो खाना कहाँ जाएगा, एयर वाले पाइप में, यानी हवा वाले पाइप में। अब जैसे हवा वाले पाइप में गया, यानी कि श्वसन वाले में, तो यहाँ मान लो लंग्स होता है। ठीक है, लंग्स हुआ, और लंग्स ऊपर से देख रहा होता है, नीचे से देख रहा था, अरे ये तो चावल आ रहा है, भगा इसको भगा। तो ना सब लोग ना जोर से उसको ना धक्का मारते हैं, सब लंग्स मिलके जोर से उसको धक्का मारते हैं। तो जैसे ही धक्का मारते लोग तो हिच, तो हमको क्या आता है, हिचकी आता है, हिच। तो सब मिलके ना उसको धक्का मारते हैं, क्योंकि चावल जब आ जाएगा तो ये दिक्कत है ना, यानी उसका तो जगह ही नहीं है, वो तो फूड पाइप में जाएगा, लेकिन आ रहा है कहाँ पे, एयर पाइप में। तो इसलिए क्योंकि ये ब्रेन तो मतलब बिजी है, और जब बिजी है तो वो मान लो अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाने वाली पाइप को बंद करके कहाँ चला आता है, एयर वाले पाइप में। तो जैसे ही एयर वाले पाइप में आया तो लंग्स सब मिल के कहता है, भैया तुम तो गलत जगह आ रहा है, समझ गया। तो इस सब जोर लगाता है, जोर लगा के बोलता हैया। एक बार जोर लगाता ना, जैसे ही जोर लगाया तो लंग झम्म से क्या करता है, हिचकी आ जाए। ठीक है, अब दूसरी बार में क्या होता है, कभी कभी होता है ना, वो खाना सरक जाता है, और जब खाना सरक जाता है तो देखोगे नाक वाक सबसे खाना वाना आ जाता है। उसका क्या होता है कि कभी कभी डायरेक्ट है ना, मान लो फूड पाइप में ना जा करके ये आ जाता है एयर वाले पाइप में, और जब एयर वाले पाइप में आया, यानी कि इसमें आ गया एयर वाले पाइप में। अब यहाँ से क्या होगा कि ये क्या करेगा, इसको बाहर निकालेगा। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये नाक के द्वारा बाहर आता है, तो वही जैसे जब सांस छोड़ेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब सांस छोड़ेंगे तो ये जो खाना होगा वो हमारे नाक से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उसमें उसका कोई वो नहीं होता। हम ये आपको बता रहे थे कि हिचकी क्यों आता है, तो हमारा ये जो एपिग्लोटिस होता है ना, ये कन्फ्यूज हो जाता है। क्यों कन्फ्यूज हो जाता है, ब्रेन की वजह से, क्योंकि ब्रेन उसको मैसेज ही नहीं पहुंचा पाता कि भैया क्या आ रहा है, दाल आ रहा है कि चावल आ रहा है या फिर हवा आ रहा है। ठीक है, वो इसलिए कन्फ्यूज हो जाता है, और जब कन्फ्यूज हो जाएगा तो वाकई में प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रकार से हमको हिचकी आता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखेंगे जो हम सांस लेते हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है। ठीक है, अमूमन हम कहते हैं कि लंग्स से हम सांस लेते हैं, बिल्कुल सांस लेते हैं। तो देख लो एक बार, बस हल्का सा समझा देते हैं, इसमें देखना डायग्राम के सहारे। चलिए, ये हमारा लंग्स हो गया। ठीक है, लंग्स से जस्ट नीचे होता है डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। अब जब वायु आता है नासा छिद्र में, नासा कपाट में, ग्रसनी में, स्वर तंत्र में, श्वास नली में, ब्रोंकिया में, ब्रोंक्यूल्स में, एलोवेली में, उसके बाद ब्लड में, उसके बाद लास्ट सेल्स में। जब जैसे ही एलोवेली में आता है तो ब्लड आ जाता है। ब्लड इसको क्या करता है, रिसीव कर लेता है और पूरे शरीर में पहुंचा देता है। अब देखो, सांस जब हम अंदर लेते हैं, यानी जब इन करते, ग्रहण करते हैं सांस को, तो ये जो डायफ्राम होता है वो अपने ही जगह यानी कि नीचे हो जाता है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, सांस लिए तो हमारा जो लंग्स होगा ना वो चौड़ा जाता है, यानी फूल जाता है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन आ गया तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। फिर जैसे ही छोड़े अपनी जगह पे चला गया। तो जब छोड़ने की बात आती है तो डायफ्राम इसको मदद करता है। देखो कैसे करता है, यानी कि जब सांस लेते हैं, यानी इंटर करते हैं, यानी अंदर लेते हैं, तो ये फूल गया हमारा लंग्स। जब छोड़ने की बात आती है तो लंग्स के पास इतना ताकत नहीं होता है कि वो हवा को, यानी ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर सके। तब उस टाइम जो है डायफ्राम इसको हेल्प करता है। ये जो लंग्स होता है ना, डायफ्राम करता है, भैया खाली धक्का दीजिए ना, तो ये क्या करता है, डायफ्राम धक्का देता है।
जब धक्का देता है तब ये जाके ऑक्सीजन को बाहर करता है, ठीक है। यानी 70% जो बाहर निकालने का जो हवा होता है, यानी अगर हम बाहर निकाल रहे हैं, सांस ग्रहण किए, यानी कि सांस को जब हम लेते हैं और जब छोड़ने की जब बात आती है उसमें 70% डायफ्राम मदद करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ले लिए और छोड़ने की बात ही नहीं है, ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है खाली लेवे करिएगा छोड़िएगा नहीं, तो उसमें छोड़ने में डायफ्राम उसका मदद करता है। अगर डायफ्राम नहीं रहेगा तो आप सिर्फ सांस ले सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए 70% जो होता है वो डायफ्राम मदद करता है सांस छोड़ने में, ठीक है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और उसमें क्या होता है ना, चोट वगैरह कुछ नहीं लगता है लेकिन इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्यों? इसका रीज़न ये होता है ना, मान लीजिए आप गिर गए और आपके डायफ्राम में चोट लग गया। डायफ्राम क्या होता है? मसल्स होता है, उसमें बोन्स वगैरह नहीं पाए जाते, पूरा मसल्स का बनाते हैं कि मांस होता है वो, ठीक है। अब चोट लग गया, जब चोट लगा तो वर्क नहीं कर पाएगा, यानी कहने का मतलब आप तो सांस ले लिए, छोड़िएगा तब ना, नहीं छोड़िएगा तो कैसे हो पाएगा? श्वसन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, और जब श्वसन कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कभी कभी जब चोट लगता है, यानी कि एक्सीडेंट हुआ और इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो लोग क्या कहते हैं, बाप रे एक्सीडेंट हुआ और चोटों नहीं है, कहीं मर गया, तो बहुत सारा उसका नाम दे देते हैं, अरे वो रास्ता में नहीं, यहाँ भूत सब रहे, पता नहीं क्या क्या रहता है, एक्सीडेंट, बहुत कुछ बोल देते हैं। नहीं, इसका रीज़न ये होता है कि जब आपका डायफ्राम वर्क नहीं करेगा तब आप सांस छोड़ नहीं सकते, और जब सांस नहीं छोड़ सकते तब आपका जो श्वसन होगा वो कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। अब देखिए कभी कभी मान लीजिए आप कहते हैं, वो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, यानी प्रेग्नेंट जो औरत होती है, उनका तो पेट निकला होता है, तो फिर वो कैसे सांस ले पाएंगी, है ना। अब देखो ये डायफ्राम तो उस टाइम वर्क नहीं करता क्योंकि वो पेट जो होता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो रिब केज होता है। रिब केज इसको बोलते हैं अस्थि, यानी कि हम अपने भाषा में क्या कहते हैं, पाजर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पाजर, ठीक है। ये पतला पतला इस तरीके का हड्डी होता है। ये क्या करता है, लंग्स यानी कि फेफड़ा को और दिल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक है। तो जब औरत लेडी जो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम जो है ना, ये अपना पांजर वो उसको मदद करता है सांस लेने में। मान लो अगर उसका पांजर टूट गया तो कहानी खत्म, समझ गए ना। क्योंकि इस कंडीशन में, क्योंकि वो प्रेग्नेंट रहेगी तो पेट निकला रहेगा, और जब पेट निकला रहेगा तो डायफ्राम वर्क नहीं करेगा, और जब डायफ्राम वर्क नहीं करेगा तो सांस लेगी कैसे, सांस छोड़ेगी कैसे। तो उस कंडीशन में ये जो रिब केज होता है यानी कि पांजर, वो मदद करता है, समझ गए। तो ये रहा हमारा, यानी कि किस तरीके से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, समझ गए। चलो अब इसके आगे देख लेते हैं। ये आप देखते हैं जो श्वसन है, यानी सांस लेने में जो ब्लड, देखिए किस तरीके से ना वो ऑक्सीजन को ले जाता है। देखिए एलोवेली में जो वायु आया रहता है, वहाँ से ब्लड इसको रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त परिसंचरण, तो पूरे शरीर में क्या करता है, पहुंचा देता है। और जहाँ जहाँ ये ऑक्सीजन पहुंचाता है वहाँ से क्या उठा लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, समझ गए। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन देगा, ठीक है, फटाफट ऑक्सीजन को क्या करता है, भैया तू ले, भैया तू ले, भैया तू ले, ठीक है। देने के बाद जो है वहाँ से क्या उठा लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उठा लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन देगा, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन देता है ब्लड, जहाँ जहाँ जाएगा तो अपने साथ साथ ऑक्सीजन लेते जाता है, तो उसको शुद्ध ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजन जिसमें मिला रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन जिसमें मिला रहेगा वो शुद्ध ब्लड हुआ, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा वो अशुद्ध ब्लड, ठीक है। ये आपको हम पढ़ाएंगे ब्लड में, यानी रक्त जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम आपको पढ़ा देंगे, सारी चीज़ें पढ़ा देंगे। आप बस इतना समझिए कि जहाँ जहाँ जो ब्लड है वो ऑक्सीजन देगा और वहाँ से क्या क्या उठा लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड उठाने के बाद जो है फिर आ जाता है एलोवेली में। कहाँ आ जाता है, एलोवेली में। एलोवेली में दे देता है कि भैया आप ले लीजिए, और जैसे ही एलोवेली में दिया वो तुरंत क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये फटाक से जो है हमारे नाक के जरिए बाहर आ जाता है, समझ गए। तो ये याद रखिए, ब्लड जहाँ जहाँ ऑक्सीजन देगा वहाँ वहाँ से क्या उठा लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जहाँ से ऑक्सीजन उठाया रहेगा, यानी कहने का मतलब एलोवेली से उठाएगा ऑक्सीजन तो वहाँ क्या ले जाके दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए। इस प्रकार जो है हमारे पूरे शरीर में ब्लड, यानी ब्लड का
सर्कुलेशन हुआ तो ऑक्सीजन यानी श्वसन किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। ठीक है, तो बाह्य श्वसन भी समझ गए। आंतरिक श्वसन यानी क्रैब चक्र की, जिसकी मैंने बात कर रखी थी, देख लो वो क्रैब चक्र किस प्रकार होता है। मान लो ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को लेके आया, ये हमारा ब्लड हो गया। ठीक है, ये अपने साथ किसको लेके आ रहा है, O2। ठीक है, हाँ एक बात और है, ये जो ब्लड है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या, ब्लड यानी जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो लाल कलर का होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पूरे शरीर में यानी पूरे शरीर में उसका परिसंचरण करवाता है, हीमोग्लोबिन, याद रखना। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ये ऑक्सीजन फॉक्सीजन जितना आ रहा है जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। समझ गए, तो मेन है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा खचरा भी है। खचरा का मतलब कहते हैं थोड़ा सा, हम अपनी भाषा में कहते हैं शरारती। देखो ये किस प्रकार शरारती है, इसको O2 यानी ऑक्सीजन से ज़्यादा पसंद है CO। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी धुआं। धुआं जानते हैं ना, वो पसंद है इसको, यानी ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इसको पसंद है। वो कहते नहीं है कि प्यार के नाव में पहला छेद जब हो जाता है जब लड़की अपने से ज़्यादा खूबसूरत अपने सहेली से मिलवा देती है। समझ गए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये इसको अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया तो पटाख से ना पूरे शरीरिया में जो है ना, ये ऑक्सीजन के जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को भर देगा। समझ गए, यानी धुआं को भर देगा। समझ गए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड समझिए इसका दोस्त होता है। ठीक है, ये तुरंत ऑक्सीजन का, भैया साइड हो, ये आपका काम नहीं है। समझ गए, तो ये तुरंत ही किसके साथ आ जाएगा, CO के साथ। तो इसलिए कभी भी वो जो ठंडी में वो जो आग वाग जला के, कोयला वोयला जला के घर में रख देता है, दरवाजा बंद कर देते हैं, वो सब काम नहीं करिएगा, है ना, क्योंकि बहुत ही बेकार चीज़ है। और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर गया तो ऑक्सीजन जेबे नहीं करेगा। अरे भाई दुश्मनी ना भाई, अब कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो फिर ऑक्सीजन नहीं जाएगा। क्या तुम उसको लेके गया तो जाओ, तो दिक्कत ना हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कहने का मतलब है घर द्वार में या रात के समय ठंडी में, वैसे गर्मी में तो आग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ठंडी में जो है आग जो जलाते हैं, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दरवाजा कभी बंद करके नहीं रखिएगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी हीमोग्लोबिन थोड़ा खचरा किस्म का होता है। समझ गए, चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे देख लेते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ गया। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सबका कमेंट देखा जाएगा। ठीक है, तो जिसमें भी प्रॉब्लम है अभी तक, जहाँ तक मैं पढ़ा दिया हूँ, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं पर्वतारोही। पर्वतारोही उसको कहते हैं जो पर्वत उर्वत पे चढ़ते हैं। ठीक है, उसे पर्वतारोही कहते हैं, और वो अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या सिलेंडर ले जाते हैं, यानी जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर, ठीक है, वो अपने साथ ऑक्सीजन और प्लस में नाइट्रोजन लेकर जाते हैं। समझ गए। अब जो समुद्र में जाता है, समुद्र में वो भी अपने साथ क्या लेके जाएगा, O2 प्लस N2 यानी ऑक्सीजन। तीसरा, ये समुद्र गहराई, गहराई का मतलब 300 फीट, गहराई का मतलब 300 फीट। अगर 300 फीट के में जा रहे हैं या 300 फीट अंदर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप क्या ले जाएंगे, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। क्या लेकर जाएंगे, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया, नोट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, जो पर्वतारोही होते हैं वो पहाड़ पर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेकर जाते हैं। अगर समुद्र में जाते हैं तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेकर जाते हैं। हाँ, समुद्र में ही जब बहुत गहरे में जाते हैं यानी 300 फीट के अंदर जाते हैं तब उस कंडीशन में क्या लेकर जाएंगे, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए देख लीजिए ICU।
इंटेंसिव केयर ऑफ यूनिट होता है ये, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता नहीं है तो देख लीजिएगा। तो ये इसमें जो पेशेंट होता है वो 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक मुंह पे मास्क लगा होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। एक मुंह पे मास्क लगा होता है किसका, ऑक्सीजन का, यानी O2 का, ठीक है। और एक होता है एकदम लास्ट पोजीशन। एक क्या होता है, एकदम लास्ट पोजीशन, यानी कि जब वो बेड पर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है इसको समझो, जिस अगर बेड पे है तो समझ जाओ इसका लास्ट पोजीशन है, इसको ICU बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं? एक बार में हम जितना सांस ले सकते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यानी कहने का मतलब है एक बार में जो हम सांस लेते हैं ना वो 500 ml लेते हैं। कितना लेते हैं? 500 ml, ठीक है। यानी कि एक बार में जितना, थोड़ा सा राइटिंग पे आप लोग देख लेना, जितना सांस ले सकते हैं उसको क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यानी हम एक बार में जो सांस लेते हैं वो कितना लेते हैं? 500 ml, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि फेफड़ा जो लंग्स होता है वो टोटल कितना उसका कैपेसिटी होता है, कितना क्षमता होता है, वो कितना मतलब सांस को एक्सेप्ट कर पाता है, उसके बारे में बताएंगे। तो ये होता है 600 ml। कितना होता है? 600 ml होता है, यानी 600 ml होता है। यानी कि हम एक बार में सांस, यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम एक बार में तो सांस लेते नहीं हैं, बार बार लेते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का जो वॉल्यूम होगा, यानी टोटल लंग कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग का क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि हम एक बार लेते नहीं हैं सांस। हाँ, चलो अब आगे देख लेते हैं। यानी टोटल लंग कैपेसिटी कब होता है? जब हम रात में सोते हैं, जब हम रात में सोते हैं। क्योंकि जब रात में इंसान सोता है उस टाइम देखोगे ना खर्राटा लेता है। खर्राटा समझते ना, खींच के एकदम सांस लेता है, और जब खींच के लेता है तो उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। जब यानी नॉर्मल जो सांस लेते हैं, यानी ब्रीदिंग जो हम करते हैं वो 16 बार, 16 बार, ठीक है। 16 to 18, 16 से 18 के बीच में रहता है, ठीक है। और जब इंसान सोता है रात में उस टाइम वो लेता है 12 बार। कितना बार? 12 बार, यानी 12 टाइम्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब है रात में जब इंसान सोता है तो वो लंबी सांस लेता है, ठीक है। आप लोग कभी देखे होंगे वो खर्राटे लेते हैं तो उसमें देख लेना, ठीक है। और जो बच्चा होता है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जो सांस लेते हैं एक बार में 25 बार। कितना बार? 25 टाइम्स। उन लोग का लंग्स कितना बड़का हुआ करता है? छोटा सा होता है, ठीक है। तो छोटा होता है, इस कहने का मतलब है जल्दी जल्दी सांस लेगा, तो जल्दी जल्दी का मतलब 25 बार ले लेता है, समझ गए। तो ये हमारा हो गया टोटल लंग कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, और पूरा लगभग जो है कंप्लीट हमारा श्वसन है। इसमें या इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और आगे की पढ़ाई के लिए है ना, आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ना। 10th यानी बोर्ड में, बोर्ड का सबसे मेन टॉपिक यानी लाइफ प्रोसेस का, यानी जैव प्रक्रम का सबसे मेन होता है श्वसन। इसके आगे भी है उत्सर्जन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर समझ में आए तो कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।
कोई भी दिक्कत हो, इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। 24 घंटा 24 आवर्स आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।